गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर हरि हूँ, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927753780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। यदा मतस्यावतरेण अर्णवोऽभिधीयुद्धिता तदा शेषाय तत्रैववेदा सागम अवात्मा यतश्रेयवायातु ज्ञाता किंचिन्दिता तस्मान् चरकानामान्यासो कयात्रेषु चित्तमण्डले सामात्यचरकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन असोऽयं हंसो रुजाकृता तांजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम् अहत्रेय पते नमः। अहत्रेय पते नमः। अहत्रेय पते नमः। जी सीमा जी आप बताइए। सर प्रणाम। सर सेकंड, यहाँ जो डिस्क बल्ज वाले पेशेंट को लाइव बुला लूं या उसके बिना ही ऐसे डिस्कस? बुला ठीक ठीक। 9:30 ना सर? नहीं, हाँ पहले भी बुला सकती हूँ। जी जी ठीक ठीक, थैंक यू सर। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म और आज कफज गुल्म की संप्राप्ति, उसका निदान, उसकी संप्राप्ति और उसके लक्षण। ये जो तीन निदान के संप्राप्ति के लक्षण हैं, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको यूट्यूब पर भी लोड हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, आज तीसरा भी कर दूंगा। इसी तरह से जो संप्राप्ति के जितने भी हमारे भाग हैं उनको यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। रक्तज गुल्म की उसका भी मिलेगी संप्राप्ति के उसके हिसाब से। और फिर जो चिकित्सा है वो चिकित्सा का विचार जो है हम अपने इसी चैनल पर करेंगे और उसका जो मिलेगा वो फेसबुक पेज पर ही मिलेगा। और वो फेसबुक पेज पर ये तो सब है ही पड़ा हुआ, लेकिन फेसबुक पेज पर यूट्यूब पर इसकी चिकित्सा नहीं मिलेगी। इसकी चिकित्सा मिलेगी आपको हमारे अपने अपने जो पेज है मेरा उस पर। आज वातज गुल्म की संप्राप्ति में देखते हैं। वातज गुल्म की संप्राप्ति में कैसे है, सब कुछ वही है। पहले वायु अपने कारणों से प्रकुपित होगी और प्रकुपित होने के बाद पोस्ट में जो उसके त्रियक मार्ग होंगे, जो उसके अपने त्रियक मार्ग होंगे और दोषों के त्रियक मार्ग होंगे, उन सबको ब्लॉक करेगी। उसके बाद पोस्ट में वो अपना स्थान बना लेगी, अर्थात वहां पर जो है स्थान संचय करेगी। और उस बीच अगर पेशेंट को पता नहीं लगी कि मेरे शरीर के अंदर, मेरे पोस्ट के अंदर वायु प्रकुपित है, पेशेंट अब तरह तरह की कंप्लेंट करेगा। उस बीच उसको अजीर्ण भी हो सकता है। उस बीच आपको यहाँ से देखो, हम कई चीजों का एक बार में सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। वैसे आगे मैंने इसका वर्णन किया है। जब हम इसके बाद शुरू करेंगे गुल्म के बाद, तो उदावर्त रोग शुरू करेंगे और उदावर्त के बाद फिर जो है वो जो आगे आएगा उसको हम अरोचक फिर लेंगे। और फिर अरोचक के बाद जो है फिर जाके हम जो है शोथ रोग पे आएंगे, क्योंकि एक सीरीज मैंने बनाई है इसी तरह से जैसे होगा। तो उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन हम इसी में देख लेंगे तो हमारा ये है
कि हमको एक रोग के साथ साथ पीछे की जो संप्राप्तियां हैं वो भी पता चलती रहेंगी और आगे की संप्राप्तियां हैं वो भी पता चलती रहेंगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि किसी रोग की चिकित्सा करने में हमको आगे पीछे में देखना पड़ता है कि हम कहीं मूल की चिकित्सा, जैसे कि मैंने बताया नहीं बताया कि पित्ताशय के श्वेत प्रदर के मूल में जो पित्ताशय होता है उसको कोई नहीं देखता है, जबकि वहां देखना चाहिए और उसकी चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट ठीक होता है। तो हमको आगे पीछे करना होता है, इसलिए आचार्य ने हमारे चिकित्सा सिद्धांत बनाया है जिसको कर्म में लिखा है, उसको हम ये ना समझे कि उसको अलग करके या एक सीरीज वाइज लिख दिया है। तो उनका तात्पर्य ये है कि आप आगे पहले पीछे जरूर देखें कि पीछे की ऐसी कोई संप्राप्ति बन के जो आगे का रोग हुआ है चिकित्सा कहीं उसकी ना करनी पड़ जाए। अगर चिकित्सा उसकी करनी पड़ती है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिस चिकित्सा पीछे से हमको करनी पड़ती है। इसमें भी वही है कि अगर कफज गुल्म होगा तो कफज गुल्म में हमको चिकित्सा हो सकता है कि हमको सबसे पहले उदावट की या जो कफज अनाज की चिकित्सा है हमको वो करनी पड़े। तो इसलिए ही आवाज कम आ रही है, आवाज कम हो जाती है मेरी क्या? हाँ जी सर, बीच बीच में होती है। चलो ये 2-3 दिन में आवाज का सिस्टम में, अब मैंने स्टूडियो मंगा लिया है पूरा, तो उसमें फिर ये खत्म हो जाएगा। तो उसमें जो है फिर हमको ये भी देखना पड़ता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्लिनिकल पिक्चर, हम लोग क्लिनिकल पिक्चर में जब चिकित्सा करते हैं किसी की, तो हमको सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि पेशेंट बेशक हमको गुल्म की चिकित्सा करने आया और हमने उसकी फोटोग्राफी बना के बिल्कुल निश्चित भी कर दिया कि ये गुल्म है, लेकिन उससे पहले जब हम जाएंगे तो हमारे दिमाग में 3 चीजें होनी चाहिए। देखो हर चीज का क्या है कि आप जो है उसको लिख सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए, क्योंकि जब गुल्म में आए तो हम फिर जब गुल्म की करेंगे तो हमारे हमें सबसे पहले यही बताया कि आचार्यों ने कि गुल्म में सबसे पहले वायु की अपने मतलब कहना चाहिए प्रकुपित होती है और वो अपने स्रोतों को ही बंद करती है। वो स्रोतस जब बंद कर देती है, त्रियगामी स्रोतस बंद कर देती है, तब वो हमारे आम पचनावासन में पोस्ट में स्थित होती है। और अब होने के बाद अगर उसने पित्तज आहार विहार का, और अगर पित्तज आहार विहार के सेवन किया तो कल हम पित्तज गुल्म की संप्राप्ति को कह के आए थे और उसके स्थान भी बता के चले आए थे कि यहाँ पर उसके जो है वो ये हो सकता है। लेकिन अगर कफज गुल्म, अगर कफ के आहार उसने लेना शुरू कर दिए, पेशेंट अनभिज्ञ है, जानता नहीं है, तो उसने अगर कफज के जो आहार विहार है जिससे कफ जो है वो शरीर के अंदर अपने गुणों को प्राप्त होगा, अपनी वृद्धि को प्राप्त होगा, वो शरीर में जाकर अपने गुणों के अनुसार जो है फिर वहां पर वायु उसको ले जाकर कफज गुल्म की उत्पत्ति करेगी। क्योंकि वहां सिद्धांत एक ही चीज का आपको समझ में आना चाहिए, मैं बार बार उसको समझा रहा हूँ कि वायु अपने त्रियगामी जो रास्ते होते हैं उनको बंद करती है। अगर वो उनको बंद नहीं करेगी तो डिजीज कोई दूसरी होगी, वो रक्त पित्त भी हो सकती है। तो कहीं अगर वायु है तो क्योंकि वातज गुल्म है, अगर वायु केवल मतलब ऐसी प्रकुपित हुई और सप्त द्वार खोले, मतलब सॉरी, वो जो अपने स्रोत से वो खोली हुई है, सर्व शरीर में व्याप्ति भी हो जाएगी। तो बहुत से रोग, नाना रोग या किसी दोष को लेकर रोग या किसी उसको लेकर, देखिए गुल्म चिकित्सा, गुल्म अध्याय एक ऐसा अध्याय है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल जरूर कह दिया गया है कि सबसे पहले जो कुछ भी होगा वो 2 स्थितियां आपके सामने आएंगी, और वो 2 स्थितियां सामने ये आएंगी, क्या वायु अपने स्रोतसों को जो त्रियगामी घूमती है उनको बंद करे हुए है या नहीं है। अगर बंद करे हुए नहीं है तो चरक संहिता में जितने भी रोग हैं, जितने भी, बोलो मत, सॉरी सर। जितने भी रोग हैं वो होने की संभावना दोषों के द्वारा विभिन्न विभिन्न गुणों को प्राप्त होकर वो रोगों को उत्पन्न करेगी, या वो दोष उत्पन्न करेगा जो प्रधान अवस्था में है। ये सर्वमान्य नियम है। लेकिन जब गुल्म गुल्म में हम प्रवेश करते हैं तो गुल्म में फिर वो दूसरी संप्राप्ति को चाहिए, पहले ही इस चीज को कहते हैं त्रियगामी रास्ते तक, यानी कि अधोगति जो रास्ते हैं उसके वो, त्रियगामी रास्ते हैं वो, और जो ऊर्ध्वगति रास्ते हैं वो, इनको बंद करती है और फिर स्वतः ही वहां पर प्रकुपित अवस्था में हो जाती है। ये आपके एक सर्वमान्य नियम जो यहाँ पर गुल्म को दर्शाया गया, और गुल्म पे हम लोग ज्यादा चिकित्सा का
अनुभव या ज्यादा हम बहुत ज्यादा उसको अपनी तरफ पर लेते नहीं है, ना किसी को लिखते हैं और ना किसी को बहुत ज्यादा उसको दिमाग में लेते हैं कि गुल्म हो गया है। गुल्म के चक्कर में विद्यार्थी को हम पढ़ के उसकी पूरी स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद कोई पेशेंट आता है तो उसमें हम गुल्म को ना सोचकर विद्यार्थी सोच बैठते हैं, और जब विद्यार्थी सोच बैठते हैं तो गुल्म को नहीं सोचते, और वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पेशेंट गुल्म में जा रहा है और आप वहां पर गुल्म को ना मतलब करके किसी ने मान लीजिए कफज गुल्म की कफज गुल्म में कफज को नष्ट करने वाले आहार विहार द्रव्यों को करके पेशेंट को दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन आपको लगा कि कफ के कारण यहाँ पर वायु का अवरोध हुआ है, वायु जा नहीं पा रही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम किसी दूसरे पेशेंट को कफज अनहा के लक्षणों को देखते हुए उसकी चिकित्सा करते हैं तो उसमें मात्र छोटी छोटी सी औषधियां जो युक्ति बगैर हमको प्रयोग करती हैं वो उसी से ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सी आफत गिर पड़ी कि हमको लक्षण तो ज्यादातर सब वही लग रहे हैं, उसको डकारें भी आ रही हैं, उसको भारीपन भी लग रहा है पेट में, उसको जी भी मचला रहा है, उसको खाना पचने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये तो जितने भी हैं वो कफज अना के जो एक लक्षण है वो हैं। आपने सीबीसी, आपने एलएफटी, आपने ये सब कराए, उसमें भी जो टेस्ट हैं वो कफज अना के अनुसार ही निकल रहे हैं, और आप निश्चित कर रहे थे कि इसको कफज अना है। लेकिन वहां पर जो एक स्थान पर एक स्थान का मतलब आवास है, वहां पर जो आवास है, मुख है कफ का, जो हमारा धाम है जहाँ से कफ निर्मित होता है और पूरे शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है, वो है आमास है। और वहीं पर वो बता रहा है कि यहाँ पर गोल गुल्ला जैसा मेरा रखा हुआ है, और कभी वो आमा कभी इस साइड को आ जाता है, अर्थात आमा से दोनों ही साइड में है। हमारे बाएं साइड में उसका पैलोलिक पार्ट है और हमारे दाएं साइड में उसका फंडस पार्ट है, और बॉडी उसकी बीच में एक अर्धवृत्ताकार के रूप में उसकी वो बॉडी है वो लगी हुई है। तो तीनों जगह में कहीं पर भी इधर को खिसक गया, इधर को खिसक गया। तो अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर नहीं आ सर रही सर, बहुत पीछे नहीं कैसे क्लियर आवाज समझ है। आ रहा है कुछ। हरिओम सर, आप वो लगा लीजिए, लीड लगा लीजिए सर। सर वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर नहीं नहीं मैम, लीड लगा लीजिए, लीड। देखो वीडियो ऑफ कर लिया है। अरे लीड तुम्हारी भतीजियां छोड़े तब तो छोड़े ना, तब सब खराब कर देते हैं। सर आप ऐसा करिए, एक बोया का माइक आता है, मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ, आपके घर पहुंच जाएगा। मैंने कर दिया है, आज वो आ जाएगा कुछ। हाँ अब कैसी आई? सर अब आई बीच आवाज? में ब्रेक हो जा रही है, कभी कभी 2 मिनट अच्छी आ रही है, फिर बीच में ब्रेक हो जा रही है। सर जब जब मैंने पीछे से अपना सीटी वीडियो की ऑफ आवाज करके आती है तब ब्रेक हो जाती है, वरना हाँ, सही मैं हाँ कुकर की वीडियो सीटी में सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ वीडियो ऑफ कर दिया है मैंने। और अब जो है देखते हैं कैसी है, बताना मुझे 2 मिनट के बाद ही बताना एकदम। सर फिर से रिपीट करिए पूरा। तो कहाँ से नहीं आ रही थी वो बता दो मुझे, वहीं से रिपीट करो। सर शुरू से ही नहीं आ रही है। अरे हाँ सर, कई बार मैसेज डाला गया सर लेकिन सर कट रही थी ना बीच बीच में, कुछ समझ आता था, 1 मिनट आधा मिनट कट गई, ऐसे था। 1 मिनट में अपना ऑडियो वैसे बंद तो कर रहा हूँ। अपने वो रिपीट कर। अब आई? जी सर आ रही है, ऐसे तो आ रही है अभी। अब कितनी आई आवाज? कम तो नहीं हो रही है? कम है सर, कम है। कम ही है सर, कम है, धीमी है सर, धीमी। अच्छा अब कैसी है? सर अभी कम हो गई।
और कम हो गई? अब अभी ठीक, वो अभी ठीक आई। अभी ठीक है? नहीं सर, नहीं सर, कम कम है। ही है पहले जैसे। अब ठीक है? जी सर, हाँ अभी जी अभी सर, अब ठीक है। सही है। राइट। अब ठीक है ना? हाँ जी सर, अभी ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा को पास के लेके आता हूँ इसको, शुरू से बताता हूँ, ठीक है? और जहाँ मेरे को, जहाँ कम हो वहां बता दे, और बड़ा फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी पेशेंट को, मैं इसको अब, क्योंकि ये कफज संप्राप्ति आज खत्म हो जाएगी और फिर इसी के आधार पर दुंदज होंगी, फिर उसी के आधार पर सन्निपातज होगी, और उसी के आधार पर फिर जो रक्तज गुल्म है उसकी संप्राप्ति आधारित होगी। तो यहाँ पर अब ये बताना मुझे जरूरी है कि यहाँ अगर कफज संप्राप्ति किसी की बन रही है तो हम पीछे की संप्राप्ति और आगे की संप्राप्तियों को अब हम एक साथ मिला के करें, ताकि जो है हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आखिर कफज संप्राप्ति के साथ साथ पित्तज में क्या होता क्या है। जब पेशेंट हमारे पास आता है और आने के बाद बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे जो ना पेट में जो है वो कोई गुल्ला टाइप का, मतलब गुल्ला का मतलब कोई गेम टाइप की जो घूम रही है, और घूमने के साथ साथ जो है वो कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आपने उस समय ध्यान दे दिया कि इसको गुल्म है, लेकिन कभी कभी होता गुल्म है, तो आपको अब ये पता चल गया कि ये गुल्म है, तब हम गुल्म से हटके जो संप्राप्ति अगर किसी दूसरे की देखते समझ है, तो फिर सिग्नल गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, सही है अब सर। ठीक है, आवाज सही है, बढ़िया, फ्लो मेंटेन करें। हाँ, तो वो जो हम देखते हैं, अब हमारे पास एक पेशेंट ऐसा आया और हमारे पास दिन भर ऐसे पेशेंट आते हैं जो इससे एक हटके आया। वो हटके क्या है, सिम्टम्स वो भी बता रहा है ये कि साहब मुझे जी मचलाता है, मैं जब खाता हूँ तो पचने में भारी हो जाता है, शरीर मेरा भारी हो जाता है, और जो मतलब कहना चाहिए एक स्तिमित का रूप मेरे सामने खड़ा हो जाता है, हल्लास मुझे होता है, अजीर्ण जैसी, मुझे अजीर्ण का मतलब आप ही समझ सकते हो, अविपाक होता है, खाना पच नहीं पाता है, आरुचि भी होती है, और कभी कभी मुझे ठंडी जैसी भी महसूस होती है, दूसरे के मुकाबले सर्दी तो होती है, और इसके कारण मेरे सर में दर्द होता है और सर में दर्द होता है तो कभी कभी मुझे जुकाम भी लग जाता है, और कभी बहुत जल्दी खांसी भी हो जाती है, और बहुत जल्दी कभी मुझे जो है वो जुकाम भी लग जाता है। इन स्थितियों को देखते हुए हम अगर ये अब ये कह दें कि इसको कफज गुल्म है, तो हम नहीं कह सकते। उसका एक कारण है कि गुल्म की संप्राप्ति शुरू शुरू में बताई है, तब उन्होंने वायु को सामने रखा है और कहा है कि वायु की जो अपनी संप्राप्ति अन्य रोगों में बनती है वो गुल्म में नहीं बनती। उसका कारण है कि वायु गुल्म में अपने ही द्वारों का मतलब जो अधोगमी द्वार होते हैं, अधोगति और ऊर्ध्वगति जो द्वार होते हैं उसके, अर्थात जो स्रोतस होते हैं, उनको बंद करती है। जो तिर्यक दिशा में घूम रही है उनको बंद कर देती है, और खुद वहां पर प्रकुपित होकर, वो बंद कैसे होंगे वो आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एक एक चीज का, एक वर्ड का अर्थ आपको पता हो जाना चाहिए। हमारे चैनल पर शायद कितने लोग जो हमारे नए डॉक्टर हैं वो जुड़े हैं अभी, शायद एक आध दिन में। एक तो लाखन जी हैं। आईफोन ये किनका है, ये आईफोन से कौन जुड़े हैं, मुझे स्पष्ट करिएगा, क्योंकि आईफोन से जुड़ जाते हैं तो मेरे पास बाद में आता है कि सर वो आईफोन में एक ही व्यक्ति जो है आईफोन में आ सकते हैं, वो हमारी क्या नाम है, यूएससी की मैडम है, क्या नाम, नीलम जी आ सकती है, बाकी और कोई नहीं आ सकता। बताइए सर कौन है आप, प्लीज आप जवाब तो दीजिए, आप अपना चेहरा दिखाइए, जुड़े हैं, अच्छी बात है, वेलकम है आपका जी। इस तरह से, हाँ जी, ये हाँ, आईफोन से कौन है? सर डॉक्टर नीलम ही है, उन्होंने मैसेज डाला है। डॉक्टर अच्छा, नीलम ही है। नीलम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले लिख दिया करो नीलम जी कि मैं ही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि वैसे तो कोई जुड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ऐसे जुड़े चाहे वैसे जुड़े, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरे को किस नाम की कोई कोई व्यक्ति सुन रहा है। मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है कि मेरे बहुत बड़े सीनियर हो, ठीक है, तो मैं फिर थोड़ा सा
अपने को मतलब कहना चाहिए उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो है चैनल पर आइएगा, हमारे फाउंडेशन पर आइएगा, ज्ञान वर्जित करिए। वर्जित, ज्ञान वर्जित का मतलब हम मुझे नहीं, मुझे को अपने को खुद से हमको दीजिएगा, और ज्ञान का हम आपको दे ही नहीं सकते क्योंकि सीनियर ही हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो क्या हुआ कि अब वहां पर हमारे पास ऐसे पेशेंट रोज आते हैं। कोई ज्वर का मरीज आता है हमारे पास, वो भी कहता है गुल्ला घूम रहा है। कोई कहता है कि मैं मेरे दर्द होता है, वो भी कहता है मेरे गुल्ला जैसा घूम रहा है, या कभी होता है कभी नहीं होता है। एक पेशेंट आया जिसके साथ में ये लक्षण हमको दिखते हैं, और हम दिखने के बाद उसको बोल देते हैं कि कफज है, आरुचि मिल रही है, हल्लास मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, आपका पाचन ठीक नहीं हो रहा है, और आपके पास कफज हो सकता है, इसको कफज ना हो। विचार भी हम कर लेते हैं कि कहीं इसमें वायु है, तो वायु कहीं कफ को नहीं सुखा रही है। ऐसा कुछ विचार करके उसकी चिकित्सा जो हम करते हैं, तो पेशेंट हमारा छोटी छोटी सी दवाइयों से ठीक हो जाता है। जैसे हमने त्रिकुटी चूर्ण दिया, अम्बतरी रस दे दिया, पंचफूल दे दिया, या जो कफनाशक औषधियां हैं हमने वो उनको दे दी, और मरीज ठीक हो जाता है। एक स्थिति ऐसी बनती है कि उन्हीं दवाइयों से ये मरीज ठीक नहीं होता, और होता है तो कुछ समय के लिए उसको आराम मिलता है। वहां पर आचार्यों ने फिर गुल्म को अलग तरीके से, देखो एक चीज बताऊं, इतनी इतनी बड़ी चिकित्सा को आचार्य ने मतलब कहना चाहिए चरक संहिता के किसी भी एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में या उसके आगे कहीं वर्णित नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या आफत आ गई जो सीधे सीधे उन्होंने गुल्म को ही जो चैप्टर था वो बना के रख दिया, और उसमें जो है पूरा तीनों आचार्यों ने, और यहाँ तक कि बृहद जो लघु भागवत है, बृहद भागवत उनने भी, एवं रत्नाकार ने भी इसमें लिया है, और एवं रत्नाकारी भाप्रकाश निघंटू ने भी अपना चैप्टर अलग से मतलब बनाया है। तो हमको ये सोचना होता है कि आखिर ऐसे क्या होता है। मैंने आपको शुरू में जो बताया था कि बातज अगर गुल्म की संप्राप्ति होती है तो बातज से बनती है। संपूर्ण जितने भी गुल्म होते हैं वो वायु से होते हैं, और उसमें दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति वो होती है जो आम मरीजों को देखते हैं, और दूसरी स्थिति होती है जो खासकर हमको गुल्म में ही मिलती है। उसमें वायु अपने ही रास्तों को रोकती है, और रोकने का मतलब संकोच कर देती है, वहां पर उनको बंद कर देती है। तो बंद किसके कारण होगी, तो जो वैद्य नए आए हैं मैं उनको बता देता हूँ। अगर तो वो संकोच जो है वो वायु के प्रेशर के कारण होता है। इसकी संप्राप्ति मैं आपको बता दूंगा। शुक्रवार को 5:30 बजे का जो सेशन होता है उसमें मैं यही बताता हूँ, और आप लोग उससे जुड़े। तो वो जब प्रेशर बंद करती है तब उसके बाद फिर इंतजार करती है। हम लोग चिकित्सा करते रहते हैं, कोई डकारे लेता है, कोई ना लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उस समय तक अगर केवल बातज गुल्म उत्पत्ति हो रही है उसकी, तो मतलब टाइम लग रहा है थोड़ा सा, मान लो 4-6 दिन लग रहे हैं, उसी बीच पेशेंट ने जैसे पित्तज वर्धक आहार विहार का सेवन किया, उसी तरह से कफज आहार विहार का सेवन किया। और जब उसने कफज आहार विहार का सेवन कर दिया तो सिम्टम्स आपको वही मिलेंगे, और उसमें सिर्फ केवल 2 चीज मिलेंगी अलग, वो हम आपको बताते हैं। इसमें गुल्म उन्नत होगा, उभरा हुआ होगा। अब कहाँ होगा, पहले तो वो स्थान देख ले। पूर्वोक्त हेतुओं के योग से प्रकोपित हुए कफ को अपने प्रकोपक कारणों से कोप को प्राप्त हुआ वायु आम पचना आमाशय के एक देश में संचित कर स्वयं तो उन विकारों को उत्पन्न करता ही है जिसका उल्लेख स्वतंत्र बात गुल्म के लक्षणों के रूप में हम कर आए हैं। साथ ही प्रकोपित कफ निम्न लक्षणों को उत्पन्न करता है। नंबर 1, उसमें मैंने जो करके दिए हैं वो जो है एक प्रकार से उनमें ही मिलेगा, बाकी जल्दी किसी में मिलेगा नहीं। इस लाइन को थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए वैद्य जी, बड़ा अच्छा सेंटेंस था, ये लंबा था लेकिन इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। पूर्वोक्त हेतुओं के योग से प्रकोपित हुए इस कफ को अपने प्रकोपक कारणों से कोप को प्राप्त हुआ वायु, यानी कि वायु पहले हो चुका था और बाद में जो है वो पता नहीं चली उसके लिए, और उसने कफ वर्धक आहार विहार सेवन कर दिया, जैसे कि पित्तज गुल्म में वायु थी उसके अंदर, अपने स्रोतों को बंद करी हुई थी और वहां पेट के अंदर थी। पेशेंट शिकायत करने आया है कि मेरे पेट में गैस बनी हुई है और दबता नहीं है, और मतलब कहना चाहिए एक जगह गुल्ला अभी बना नहीं है लेकिन फिलहाल दबता नहीं है, और मलमूत्र बहुत कम होता है मुझे, वो सब वहां प्रेशर से रोकी हुई है। और उस पेशेंट ने गलती से, उस वाले पेशेंट ने जो कल बताया था, उसने गलती से पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया, और इस वाले ने क्या काम कर लिया, कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया। अब समझ में आया?
थैंक यू। अपने कारणों से कोष्ठ को प्राप्त हुआ वायु आमाशय के एक प्रदेश में संचित कर स्वयं तो उन विकारों को उत्पन्न करता ही है, साथ ही प्रकुपित कफ निम्न लक्षणों को भी प्रकुट करता है। नंबर 1, अब गुल्म के जो साधारण मतलब जो टिपिकल साइन है वो हम आपको बताते हैं। तो उसमें है गुल्म उन्नत हुआ होता है। उन्नत का मतलब ऊपर के लिए उभरा हुआ होता है, और ये क्या होता है, गहराई तक स्थित होता है। जैसे कि बातज गुल्म में क्या था, जब हम दबाते हैं उसको तो वो एक साइड को शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, वो एक साइड को शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो गहराई तक जा रहा है। जितना आप दबा रहे हैं उतने ही वो गहराई तक महसूस हो रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई गांठ जैसी है। बातज गुल्म की तरह ये स्थानांतरित नहीं होता, अर्थात निश्चल होता है, स्थिमित होता है, गमन करने वाला नहीं होता, अपने स्थान को नहीं छोड़ता। जब भी पेशेंट शिकायत करेगा तब आपको फिर वो यही बताएगा कि एक ही जगह रहता है ये, और एक ही जगह रहने के साथ साथ जो है वो यहीं पर होता है, जबकि बातज गुल्म में वो चल रहता है, कभी इधर हो गया तो कभी उधर हो। गौरव होगा उसे, मतलब गौरव को मतलब शरीर में भारीपन होगा, और काठिन्य होगा, लगेगा कि दब ही नहीं रहा है, उसके अंदर काठिन्य होगा, उसमें वेदना अल्प होगी। जबकि पित्तज गुल्म में जो वेदना होती है, या जो पित्तज गुल्म में जो सादहा वेदना होती है वो नहीं होती, लेकिन इसमें अल्प वेदना होती है। और वायु के अंदर जो वेदना होती है वो स्पर्श नाश भी हो जाता है उसके अंदर, मतलब स्पर्श करेंगे और फिर भी जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो स्पर्श नाश होगा, अन्यथा जो पेन होता है वो असाइग्रोन का मतलब थोड़े से छूने पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब वायु बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम के अंदर भी प्रवेश कर जाती है, वहां की जो नर्व्स हैं वो, ये ध्यान रखना कि पूरे नर्वस सिस्टम में नहीं होगी, वहां की जो अंग की जो हमारी बात व नाड़ियां हैं उनको भी क्या कर देती है, वो अपने प्रेशर से ब्लॉक कर देती है, अपने प्रेशर से उसमें संचार करना बंद कर देती है। और संचार का मतलब आप समझते हो, एक नेफ्रॉन दूसरे नेफ्रॉन में जो अपनी गति प्राप्त करता है, जो बीच में एसिटाइलकोलिन एंजाइम होता है, वही उसको जो है वो संचार के रूप में वो क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं डेंड्राइट, और दूसरे को क्या बोलते हैं एक्सॉन। हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है और उसके बीच में एंजाइम होता है, वो काम करता है। एंड दिस इज ए वायु, हमारे शरीर की क्या है, वो वायु है जो गमन कर रही है, अर्थात वो हमारे शरीर का एक करंट है। और वो जो करंट खत्म होता है, जब वहां पर उसकी सीक्वेंस टूटती है तो उसके प्रेशर से टूट जाती है, और वहां लोकली लेवल पर स्पर्श नाश हो जाता है। ऐसा इसमें नहीं होता। इसके अतिरिक्त सर्वदेहिक लक्षण जो होते हैं वो गुल्म में होते हैं, और वो सर्वदेहिक लक्षण है जो जैसे कफ के सर्वदेहिक लक्षण होते हैं वो सेम इसी प्रकार के होते हैं। शरीर को जो हमारा आर्द्र वस्त्र से ढक दिया गया है, ऐसी हमको प्रतीति होती है। ये आप पढ़ के ही आए हैं। शीत ज्वर ये पढ़ के ही आए हैं। निद्रा ये पढ़ के ही आए हैं। आलस्य गौरव सैप ये पढ़ के ही आए हैं। सिरोरुजा ये पढ़ के ही आए हैं। ये पढ़ के नहीं आए हैं। नंबर 2, हृदय रोग, जिसे हम बोलते हैं कि कफ का जो है वो वहां पर एक प्रकार से जम गया है, अर्थात पूरे मतलब कहना चाहिए जो आर्टरी है उसमें कुछ ऐसी चीज फंसी हुई है जो रक्त और पित्त इन दोनों से हटके है, लेकिन कुछ ऐसा द्रव है आम टाइप का वो वहां पर जमा हुआ है, उसके कारण जो है वो गुल्म वहां पर उत्पन्न हो रहा है। हृदय रोग प्रत्याशय, क्योंकि ये इसके जो प्रत्याशय है, कफज गुल्म के अंदर प्रत्याशय होगा, कांस होगा, श्वास भी उसको होगा। और मैंने बताया था ना कि राजयक्षमा के मूल में क्या होता है, प्रतिशय। बस लिख लो इसको। और फिर इसके जो हमारे होगा वो हम उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपको कफज गुल्म है। और कफज गुल्म में जब कफकारक हम योगों को देते हैं, उससे पूछते हैं
कि आपको ये खाना पसंद है, आप ये खाते हो, तो उसमें हमें अनुत्सय मिलेगा। और कफ को विलयन करने वाले अर्थात कफ को अपनी साम्यावस्था में लाने वाले जो ड्रग या आहार विहार देते हैं, तो उस मरीज के हमारे लिए उपशय प्राप्त होगा और उसी के आधार पर इसकी चिकित्सा को किया जाता है। यहाँ तक ये कफज गुल्म के निदान, उसकी संप्राप्ति और ये लक्षण पूरे हो गए। अब हम दुंदज और सन्निपातज गुल्म की व्याख्या की जो निदान है, संप्राप्ति है, वो करेंगे और फिर उसके बाद जो है रक्तज पे जाएंगे, क्योंकि दुंदज बहुत जरूरी है और उसमें कई ऐसे जो मतलब कहना चाहिए कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट आपको समझ में भी आ जाएंगे और समझ में आने के साथ साथ फिर आरंभिक दोष कौन सा है और प्रारंभिक दोष कौन सा है, प्रधान कौन सा है और उसमें आपदान। तो आप कफज गुल्म को वैद्य जी थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे करके थोड़ा और अच्छा डिटेल कर दिए, बताया आपने बहुत अच्छा। हाँ। थोड़ा सा और अगर कर सकते हो 2 मिनट का और कर दीजिए प्लीज। देखिए, अब कफज गुल्म में जो हम किसी को लेते हैं कि इसको कफज गुल्म हुआ है, तो उसका हम नाम कैसे लें, ठीक है। तो अगर जैसे कोई हम इंग्लिश नाम लेते हैं उसके लिए, तो हम जिसको एक प्रकार से जो एक कफज गुल्म को उसके रूप में जो वो लोगों ने एलोपैथ वाले उसको बोलते हैं कि कौन सा रोग है वो, उसके रूप में उसको ले लेते हैं। हालांकि वो कफज गुल्म को हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है वो अलग है। जैसे कि हम ये कहें कि जो पेशेंट बताते हैं कौड़ी के नीचे, मेरे कौड़ी के नीचे भारीपन रहता है, मतलब जो कौड़ी मतलब समझते हैं जी। हाँ, जो हमारे जो स्टर्नम का लास्ट पार्ट होता है उसके नीचे मेरे भारीपन रहता है और उसके नीचे गोला जैसा मुझे लगता है कि वो गोला जैसा हो गया है और वहां पर मैं जब मैं दबाता हूँ तो वो दबता तो नहीं है, लेकिन उसके दबाने से हल्का सा पेन होता है और पेन होने के साथ साथ जो है वो इधर उधर को नहीं भागता है। अगर उसे भागना ना भागना इसको तो नहीं पता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कहीं पर इसको वातज तो नहीं है, अगर हो सकता है कि वायु का जो धर्म है वो असाय में उठाएगी तो दूसरी जगह भी ले जाएगी, क्योंकि जब वहां पर वो उसको असाय में उठा के जब गर्भाशय में शिफ्ट कर सकती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर सकती, यहाँ तो खुद ही उसका धाम है। तब हम उसको दबा के देखते हैं, पेशेंट की जितनी भी हिस्ट्री लेते हैं, जिसके हिस्ट्री में जो उसके पराधी गुण पूछते हैं हम, वो बताता है। और वो पराधी गुणों में जो गुण मिलता है हमको देखने को, मतलब वो वहीं पर आके जो है रुक जाता है। सर प्रणाम सर। सर स्यूडोसिस जो पैनक्रियाज में होगी तो ये भी वही यही होगा ना, कफज गुल्म? हाँ हाँ, बिल्कुल सही करो, बिल्कुल सही करो, बिल्कुल सही करो। यस सर, आपने बात में बताया था एंजाइना पेक्टोरिस, इसको आप हार्ट में क्या? एंजाइना पेक्टोरिस बात बताया था, इसमें आपने हृदय में बताया जो होगा वो कौन सा होगा? जो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है। आप अगर इसमें समझना चाहते हो तो जो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रहा है वो, इसमें एक पराधी गुण हमको देखने को मिलता है जो पेशेंट कहता है संयोग, लिख लो। कफज गुण में पराधी गुण मिलता है और उस पराधी गुण में कोई भी दो द्रव जब आपस में मिल जाते हैं, और संयोग भी 3 प्रकार का होता है। एक संयोग जो होता है वो कोई दो द्रव आपस में मिले और दोनों क्रियाशील हो। द्रव का मतलब समझ रहे हैं आप? अब मैं वीडियो नहीं खोल सकता, आवाज कट जाएगी। दो द्रव आपस में मिल रहे हैं, द्रव का मतलब यह महाभूत। जब दो द्रव आपस में मिल रहे हैं और दोनों ही क्रियाशील हो और अपने समांतर क्रियाशील हो, तब उसे हम कहेंगे कि ये जो मतलब कहना चाहिए जो संयोग हो रहा है, वो संयोग हमारा जो हो रहा है वो दुंदज कर्मज संयोग हो रहा है। दोनों द्रव हैं और दोनों ही द्रव वहां अलग होकर, अलग होने का मतलब अपने अपने कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं, तब वहां पर जो, क्योंकि वायु भी अपने कार्यों को सुनिश्चित कर रही है और कफ भी अपने कार्यों को सुनिश्चित रूप से कर रहा है। जितने उसके गुण बढ़े यानी घटे हैं, लेकिन दोनों ही एक्टिव है। आप समझ लें, ठीक है। अब मैं इसको 2 और बता देता हूं ताकि आगे जो है फिर इसको ये आपका पूरा ही हो जाएगा। एक कर्मज योग, एक द्रव का मतलब कोई एक द्रव, उसके 2 द्रव हैं लेकिन 3 द्रव्य हैं, 2 द्रव्य हैं उसके अंदर जो रस रूप में है,
जिन्हें हम महाभूत कहते हैं, वो अपने रस रूप में रहकर अपने कर्म तत्व को, अपने गुण तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, और माध्यम है उसका रस, और रस का माध्यम है द्रव्य। तब कहेंगे कि जो रस होता है वो हमारा क्या है, एक प्रकार से मतलब जो महाभूत का स्थूल रूप होता है उनका एक आश्रय होता है, और स्थूल रूप जो आश्रय उनका होता है वो उनके रस में होता है, तो अपने गुण को प्रदर्शित, और जब वो अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं तब उनकी सत्ता होती है। अन्यथा सिंगल महाभूत की कोई सत्ता नहीं होती, क्योंकि सिंगल महाभूत हमेशा क्या होते हैं, द्रव्य आश्रित होते हैं, कर्म रहित होते हैं और गुण रहित होते हैं। लेकिन जब ये स्थूल रूप में आते हैं, अर्थात पंच महाभूत के रूप में चले आते हैं, यानी कि पांचों महाभूत से मिलते हैं, तब ये रस को निर्माण करते हैं, और उस रस के द्वारा फिर अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और जब अपने गुणों को जब प्रदर्शित करते हैं, तब आखिर में कहा गया है, जब गुरुवादि गुणों में कहा गया है तो उसी का परिणाम होता है। तब कहा है कि 8वां जो गुरुवादि गुण है वो आपको देखने को मिलेगा परिणाम, जिसे इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं मेजरमेंट। अब यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट कैसा होगा, हमने दे दिए दोनों द्रव्य, दोनों ने कार्य किए या एक ने नहीं किया। ये इसमें क्या होता है, इसमें दो वाले में क्या होता है, एक कर्म संयोग, एक है तो मिला हुआ दूसरे से, दो महाभूत हैं उससे मिले हुए हैं, और उस रस के अंदर दो महाभूत हैं, लेकिन कार्य एक कर, एक प्रधान है, तब हम दूसरा उसको कहेंगे, एक पर है और दूसरा अपर है। एक होता है सर्वकर्मज, सभी द्रव्यों में सभी जितने भी महाभूत होते हैं वो अगर सब एक्टिव है अंदर जाके, तब उसे हम कहेंगे सर्वकर्म संयोग है। यहाँ पर वायु और पित्त, वायु और कफ दोनों ही समझ रहे हैं ना आप, कितना समझ रहे हो, मैं हल्का हल्का वही ले जा रहा हूं। समझ आया? अरे मेरा ही ऑडियो बंद है, सबका बंद है क्या? नहीं, ऊपर थोड़ा रिपीट करते जाए, थोड़ा टफ पड़ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा थी मुझे। सर आपका ये कहना है कि एक संयोग से हमने शुरू किया कि द्वंद्वज कर्मज संयोग, जिसमें दो द्रव्य मिलेंगे और दोनों ही एक्टिव होंगे और दोनों ही समांतर रूप में क्रियाशील होंगे, तो हम ऐसा माने कि दो ऐसी चीजें होंगी जो गुणों में एक जैसी होंगी, उनकी एक्टिव प्रिंसिपल भी सेम होगी और वो पैरेलल रह के काम करेंगी। ठीक है ना। दूसरा आया एक कर्मज योग। किसी ने वीडियो ऑन किया, कोई ज्वाइन हुए हैं क्या? किसी का वीडियो आ रहा है? सर आपको दिख रहा है? केस है क्या? दिख रहा है। किसी का केस लाइव ज्वाइन किया है क्या? सना जी आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, अभी वीडियो वाले इस पे स्टॉप कर दीजिए वीडियो, जब आपसे बोलेंगे तब आप ऑन कीजिएगा। अभी आप ऑफ कर दीजिए। सर दूसरा आया एक कर्म, बोलूं सर? वीडियो म्यूट कर दो, मालूम को वीडियो म्यूट कर दो। हाँ बोलो। हाँ दूसरा एक कर्मज योग, उसमें यह है कि जो हमने द्रव्य लिए वो 2-3 द्रव्य हों और वो रस रूप में है, लेकिन गुण रूप में वो जो रस है वो गुण रूप में प्रकट हो रहे हैं, और उनका जो स्थूल महाभूत है वो उनका आश्रय है। मुझे इतनी बात समझ आई। अब इसके आगे क्या एक्सप्लेनेशन है? जैसे एक कर्मज, हाँ इसके आगे ये है कि अब दो हो गए, अब उन दो में एक, जैसे मैं एक रस ले लूं, जैसे कसाय रस ले लूं, ठीक है, कसाय रस में दो महाभूत, ठीक है, आश्रय क्या है? रस, ठीक है, महाभूत कौन से हुए स्थूल रूप में? दो, ठीक है। रस बनाने के लिए जो हमारा क्या कहते हैं आकाश, और जो हमारा क्या नाम है, सॉरी आकाश नहीं, उसमें वायु होती, सॉरी कसाय रस में वायु होती, ठीक है। रस बनाने के लिए जो पृथ्वी है और वायु है, ये दोनों कार्यकारी द्रव्य वहां हैं, हमको दिख रहा है कि ये कार्यकारी द्रव्य हैं, ठीक है। हमको दिख रहा है ना कि पृथ्वी और ये जो मतलब क्या चाहिए वायु है, ये दोनों कार्यकारी द्रव्य है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पृथ्वी किस डिजीज के अंदर एक्टिव होगी और जो मतलब कहना चाहिए जो वायु है वो किस डिजीज के अंदर एक्टिव होगी।
तब मैं इसका ठीक है एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करिए। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ और एग्जाम्पल ये सुन के बताना किसी को, ठीक है? और ये एग्जाम्पल सुन के बताना, क्योंकि जब मैंने मधुमेह की संप्राप्ति बताई थी तो आपको गुणों के आधार पर सही बताई थी, और आज मैं थोड़ी सी खुजली छोड़ रहा हूँ तो उसको जो है वो महाभूत के आधार पर ये कैसे हो। ध्यान से सुनना सब, अपनी माइक बंद कर लो। मधुमेह हुआ, मधुमेह में जो ओज था उस ओज का कॉम्बिनेशन था पृथ्वी और जल। मधुर रस, पढ़ना इसको। और उसके जितने भी उसका रस जो होता है वो मधुर रस होता है। ओज का रस कैसा होता है? मधुर रस होता है। ठीक आ गया ना? हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी। अब क्या हुआ, वहां पर वायु प्रकोप को प्राप्त हुई, और वायु जब प्रकोप को प्राप्त हुई तब उसने जो ओज के अंदर रस था, जो ओज के अंदर जल महाभूत था, उस जल महाभूत को सुखा डाला। और जब जल महाभूत को सुखा उसने डाला, क्योंकि पीछे वाला महाभूत आगे वाले महाभूत में एंट्री कर सकता है। ठीक है सर। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। जब जल महाभूत को सुखा डाला तब वहां पर वायु प्रबद्ध अवस्था में हो गई। और आगे की भाषा सुनो, पृथ्वी और वायु ने मिला के कसाय रस की उत्पत्ति कर दी, और तब जाके हमारे शरीर में मधुमेह की संप्राप्ति जन्म हुई। रस से ही कार्य करेगा, कोई महाभूत अलग तरीके से रह के कार्य नहीं कर सकता। वो रस का निर्माण करेगा अंदर जाके और फिर कार्य करेगा। तो सर ये समझें कि किसी भी रोग की उत्पत्ति के लिए कि रस का बदलना बहुत जरूरी है, कि महाभूत का जो कॉम्बिनेशन होना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जब वो चेंज हो जाएगा तब फिर वहां पर जाके रस बदलेगा और रोग की उत्पत्ति होगी। ऐसे समझ सकते हैं सर? हाँ, आप समझ सकते हैं। उसका दूसरा मैं समझा दे रहा हूँ। वायु का कोई स्वाद होता है? स्पर्श होता है सर। नहीं, स्वाद स्वाद चख सकते हैं, चख के बता सकते हैं वायु है? नहीं अव्यक्त नहीं है। बहुत से लोग वायु को चखने की बात करते हैं। हम चख के वायु को बता देंगे कि खट्टी है कि मीठी है। सर, हमें तो ना पता चले। ना पता चले ना। वायु को जब चख नहीं सकते तो वायु का वायु जब शरीर के अंदर अपने गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है तब आचार्यों ने कहा है कि मुंह का स्वाद कैसा होगा? कसैला। कसैला। जब कसैला होगा तो रस के द्वारा ही तो होगा, वायु के द्वारा होगा? रस के द्वारा। तो ये सब क्या तमाशा है पंचमोति? रस। बहुत बढ़िया सर। सर आप इसके तो मैम ये मतलब निकला कि जो भी महाभूत हैं वो रस के द्वारा ही अपने गुणों को प्रदर्शित करेंगे। ये बॉटम लाइन ये बनी ना मैम? रस के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। निकला यही करते हैं। हाँ, वो कन्वर्ट करेंगे उसको, जाके एक महाभूत दूसरे महाभूत में जाएगा और फिर वहां पर रस कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी प्रतीति होगी, तब वो डिजीज को उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अकेले में कोई काम करे। अकेले में तो आचार्य ने मना कर दिया है कि जितने भी महाभूत होते हैं वो द्रव आश्रित तो होते हैं लेकिन गुण रहित होते हैं, कर्म रहित होते हैं। तो जब गुण रहित होते हैं तो कर्म रहित होते हैं, तो आप वायु की चिकित्सा कैसे कर सकते हो? रस से संबंधित चिकित्सा करोगे तब वायु की चिकित्सा होगी। चलो खैर, ये इतना समझ में आ गया ना, बाकी बाद में देखेंगे। तो सर बस आपने यहाँ तक ही बताया मधुमेह की संप्राप्ति में, बाकी तो आप पहले बता चुके कि मैं एक सर इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि हम सबका रिपीट हो जाए। तो कर सकती हूँ ना, समय की व्यर्थता तो ना होगी ना इसमें? नहीं नहीं, कर दो एक बार, ताकि मैं पूछ लूंगा, अभी पूछ लूंगा। हाँ, आप एक बार कर लो। हाँ,
तो ऐसा होता है कि जैसे अब हम मधुमेह की संप्राप्ति लेंगे तो उसमें ओज जो है, ओज पृथ्वी और जल से बना, क्योंकि वह मधुर रसात्मक होता है। जब वायु प्रकोपित हुई तो उसने जल महाभूत को सुखा दिया, और पृथ्वी ने वायु के साथ, क्योंकि वायु का प्रकोप हुआ था और जल सूख के भी पृथ्वी में समाविष्ट हो गया था, क्योंकि पिछले वाला महाभूत पहले वाले महाभूत में समाविष्ट हो सकता नहीं है। समाविष्ट हो सकता है। अब इसका एक थोड़ा सा और बता देता हूँ। संयोग जब होता है तो स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और जब विभाग होता है तो वो एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। वो तो सर जब उसमें उत्पत्ति में भी बताया तो शायद तभी वो गुण और वो जुड़ते चले जाते हैं ना, एक में एक, एक में एक। लेकिन जो पीछे आप से बता रहे थे उस दिन, पीछे से, हाँ पीछे से देखो, पृथ्वी जल अग्नि जब विभाग उनका होगा तो उनका अपना अपना गुण जो है वो खत्म होता चला जाएगा। जो उसे करेगा वो उसका गुण उसमें आता चला जाएगा। तो इसमें पृथ्वी और वायु बढ़ गए, जिसने जो कि कषाय रस है, और यहीं से मधुमेह की संप्राप्ति बनी। जल का शोषण करेगी तब पृथ्वी वायु के साथ में मिलकर कषाय रस को उत्पन्न करेगी, और फिर जो है मधुमेह की संप्राप्ति बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब दुंदज और सन्निपातज जब गुल में जाते हैं, प्रमोद जी आपको समझ में आ गया वो सब चीज, कंसेप्ट आ गया? सुन नहीं मेरा रहा सर एक मेरा सर एक मरीज आ गया, मैं बाद में सुन लूंगा, बाद में तो थोड़ा सा कंफ्यूज। पवन जी आपको आ गया? सुन लूंगा जी। सुन लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। डॉक्टर साहब जितना सुना उतना समझ में आ रहा है, कंटिन्यू करें। ठीक है। हमारे एक मिनट जो नए वैद्य आए हैं कुछ, मैं उनसे जरा एक बार ले। हाँ लाखन सर आपको आ रहा है? हाँ सर आ रहे सर। प्रिया जी आपको आ रहा है? प्रिया जी सुन रही है? पूजा जी आपको आ रहा है? बोलो सर। नमस्ते सर। पूरा नहीं सुना सर, एक्चुअली थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ बीच में, मैं फिर से सुन लूंगी सर। हाँ ठीक है। अच्छा ये बिलाल जी आपको आ रहा है? डॉक्टर बिलाल जुड़े, आपको आ रहा है? बिलाल बिलाल नाम से पेशेंट है कोई क्या? ठीक है। दीपाली जी आपको आ रहा है? बोलो अगर नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी है। सूरज जी आपको आ रहा है? सर नमस्ते। नमस्कार सर मैंने नहीं पूरा सुना, थोड़ा ही सुना, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस। अरे सुन लिया करो। हाँ सर कुछ काम अर्जेंट है। निशा आपको आ रहा है? निशा जी सर अच्छे से तो नहीं आया, दोबारा सुनना पड़ेगा। हाँ सर हम एक बार कल सुन लेते हैं, नहीं समझा तो फिर वापस से 5:30 बजे शुक्रवार का लेक्चर जरूर सुना करो आप। ठीक है सर। हाँ उसमें आया करो, जुड़ा करो, क्योंकि 5:30 बजे जो फेसबुक पे है वो किसी से वहाँ सवाल जवाब नहीं होता है, वहाँ केवल आप कंसंट्रेटिव क्वेश्चन है। मेरा तो हर चीज जो है वो कंसंट्रेटिव सुनोगे तभी कुछ आएगा, अन्यथा। हाँ जी सर, एक दो लाइनें भी ना 20 हो जाए तो लिंक ही टूट जाता है। हाँ। दुंदज और सन्निपातज जब गुल्म की संप्राप्ति में देखते हैं तो पृथक पृथक दोषों के जो अलग ऊपर कहे हैं उनके कोई दो एक लक्षण आतुर में हमको उपलब्ध होते हैं। और दुंदज जब दो तरह के हमको दिखाई पड़ते हैं, और दो तरह के दिखाई पड़ने के साथ साथ तब उसमें चिकित्सा को हमको समझना चाहिए, जिसमें मेन रूप से चिकित्सा है वो हम बाद में बताएंगे। तब उसमें जो दोषों के जो लक्षणों को जो पृथक पृथक बल देखकर, उसका बल और अबल देखकर जो है, तब गुल्मों के आरंभिक दोष का निर्धारण समान रूप में अगर वृद्धि को प्राप्त होता है तो किसी एक की अतिवृद्धि हुई है, इसकी परीक्षा हमारे लिए फिर वहां पर करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही वृद्ध अवस्था में होते हैं। लेकिन अंशकल्पना से फिर हम देखते हैं कि इन दो दोषों के अंदर ऐसा कौन सा दोष है जिसके ज्यादातर गुण बड़े होकर वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपको गुण की समीक्षा करनी होगी कि यहाँ पर वायु के गुणों को तो हमको रटा होना चाहिए। अब कब मान लो अगर हम पित्तज के उसमें आते हैं कि कब क्या है, वात पित्तज है, तो वात पित्तज में अगर वायु
अगर मतलब शीतलता को प्राप्त ना हो के उष्णता को प्राप्त हो रही है, वहां पर मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से वो पित्त के उष्ण धर्म को प्राप्त हो रही है। दूसरी चीज वहां पर कोई दाह जैसी स्थिति तो नहीं है। तीसरी चीज वहां पर कोई किसी प्रकार की मतलब जो एक प्रकार से लालामी टाइप की ऊपर से दिख रही है वो तो नहीं है। अगर वो कहीं है तो पेशेंट हमको क्या बताएगा कि वो पूरे शरीर में दाह भी बता सकता है, एक स्थान पे भी दाह बता सकता है, और नींद मतलब जो मन है उसको साथ में लेके चलेंगे। मन में हम देखेंगे कि कहीं उसके उद्रेक पैदा होके वायु तो उद्रेक कर ही रही है लेकिन कहीं तम का प्रभाव तो ज्यादा नहीं हो रहा है। इसकी परीक्षा फिर हम तदन रूप से जो उपचार विशेष के लिए फिर हमको करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि दुंदस गुल्म के जो आरंभक दोष प्रकृति समवेत होते हैं, ये जरूरी है, इसको आप लिख लें। प्रकृति समवेत होते हैं, परिणामता आगे पृथक रोग दोषों के जो गुल्मों का उपचार क्रम हम आपको बताएंगे उसी का मिलित व्यवहार द्वंद्वज गुल्मों में है, करना चाहिए। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊंगा कि प्रकृति समसंवेद, प्रकृति समसंवेद में मतलब ये होता है कि उस दोष के, वायु के एक दोष के और वायु के पित्त दोष के। अब पित्त दोष में वायु का कौन सा गुण है? पित्त कैसा होगा? अगर पित्त प्रकोपित हो गया इसका मतलब लघु लघु हो जाएगा, रूक्ष भी हो जाएगा। तब हमको ये ध्यान रखना है, तब हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वायु अपने जो मतलब कहना चाहिए लघु गुण से और अपने जो रूक्ष गुण से, पित्त के रूक्ष गुण से मिली। और दोनों की चिकित्सा क्या है? दोनों की चिकित्सा, अब मैं चिकित्सा की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन हिंट दे रहा हूं समझाने की। दोनों की चिकित्सा घी है, कहीं कोई संशय नहीं है। दोनों की चिकित्सा घी है। उसका रूक्ष गुण भी शांत करना है हमारे लिए और उसका लघु गुण भी शांत करना है। और पित्त को जब स्निग्ध बना देंगे तब ये दोनों गुण उसके अपने आप ही शांत हो जाएंगे और मरीज जो हमारा ठीक होता चले जाए। चिकित्सा हमेशा वायु को ध्यान में रख के करनी है। दोष की चिकित्सा पहले करना शुरू करें लेकिन उसके बाद में देखते रहें कि वायु तो कहीं ऐसा कुछ नहीं कर रही है, उसको तो कोई गुण नहीं बढ़ रहा है। और इस प्रकार से दुंजज की चिकित्सा हम करते हैं। इसको बोलते हैं प्रकृति समसंवेद। त्रिदोषज अथवा सन्निपातज गुल्मों को जो निश्चयात्मक गुल्म कहा जाता है, उसके कारण लक्षण जो पूर्वोक्त तीनों गुल्मों के संयोग के सदृश होते हैं। और ये गुल्म अत्यंत वेदनावान, सर्व शरीर में दाह यानी कि पित्त का भी लक्षण दिखाएगा, पाषाण के सदृश घन यानी कि कफ के लक्षण भी दिखाएगा, और उन्नत होगा, ये भी कफ का लक्षण है। शीघ्र पूरी भाय को प्राप्त होने वाला, शीघ्र पाकी यानी कि ये पित्त के लक्षण दिखाएगा। दारुण मारक होगा और मन को व्याकुल करने वाला होगा और शरीर को क्रस तथा विवर्ण करने वाला होगा। ये अग्नि की विषम बल को नष्ट करने वाला होता है। और ये जो गुल्म होते हैं, ये गुल्म विकृति विषम संवेद। टीकाकार ने जो सन्निपात गुल्म होते हैं अर्थात तीनों दोष जो होते हैं उनके दो भेद और कर दिए, लेकिन एक अंशता किया और दूसरा प्रधान रूप से कर दिया। अंशता किया प्रकृति समसंवेद और विकृति समसंवेद, ये दो उन्होंने कर दिए। हो सकता है ये प्रकृति समसंवेद हो और विकृति समसंवेद। अर्थात अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, वृद्ध, तर और तम। अब यहाँ पर ये नियम लागू। जो प्रकृति विषम संवेद होते हैं वो असाध्य होते हैं, जो प्रकृति समसंवेद होते हैं वो साध्य होते हैं। चरक तथा सुश्रुत ने त्रिदोषज गुल्म को वृद्धो उपक्रम होने से असाध्य ही कहा है। और इसका तात्पर्य यह है कि एक दोष का अगर उपचार करने जाएं तो वह अपने वृद्ध गुणों से शेष दोषों की वृद्धि करता है
तथा ऐसी चिकित्सा वृत्त सिद्ध होने से उपयोग में नहीं लाई जाती। टीकाकार का मत है कि यह सन्निपातज गुल्म त्रिदोषज हो और प्रकृति समसंवेत हो, उसमें विकृति समसंवेत गुल्म के अत वेदनावान ये लक्षण अगर आपको नहीं दिख रहा है, लिख लो, अत वेदनावान इत्यादि जो पूरी उक्त वगैरह, क्योंकि मैं पहले इस बात को बता के चला आया हूं कि गुल्म जो है पकते नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आके दोनों को कह दिया। अगर प्रकृति समसंवेत है वो साध होगा, और साध होने के साथ साथ उसमें पकने की, जो पकने का मतलब जो उसमें पूए पड़ना फटना वो नहीं होगा, लेकिन अकर त्रिदोषज भी है और लेकिन विषम समसंवेत भी है, और उसके अंदर वेदना अल्प है अर्थात अति वेदनावान इत्यादि अगर ये पूर्व लक्षण दृश्यमान ना हो तो वो गुल्म सन्निपातज होते हुए भी साध होता है। डेट इज फेवरेट। समझ आ गया? सर दोबारा बता दीजिए लास्ट। ऊपर वाले तो दो समझ में आ गए, दुंदज वाले। यस सर। तीसरा वाला देख लो, उसमें उसमें लिख लो सन्निपातज गुल्म। सन्निपातज गुल्म दो प्रकार का, प्रकृति समसंवेत और विकृति समसंवेत। विकृति संवेत और विकृति संवेत ये समझ में आ गए? यस सर। इसका मीनिंग बता सकते हैं सर प्लीज? है प्रकृति समसंवेत और विकृति समसंवेत। विकृति समसंवेत और विकृति समसंवेत जब दो दोषों के गुण आपस में एक दूसरे के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखो, पित्त का रूक्ष गुण और पित्त का रूक्ष गुण के साथ पित्त का लघु गुण, जब रूक्ष होता है तो लघु हो जाएगा। और वायु के दो गुण कौन से हैं? लघु और रूक्ष। अब ये दोनों क्या करेंगे आपस में? लघु और रूक्ष बढ़ा देंगे। लघु और रूक्ष बढ़ा नहीं देंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, मिल जाएंगे संयोग। ओके, बढ़ा देंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो इनकी चिकित्सा भी उसी के हिसाब से होगी। इनकी दोनों की चिकित्सा क्या होती है हमारी? है सर। आप घी दे दो, वो भी शांत हो जाएगी वायु, और इसके दोनों गुण साइस्ने हो जाएंगे, ये वहां से हट जाएगा। तिक्त घृत का सहस्त्र जो प्रयोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो वायु को भी शमन करता है और घृत होने के कारण वो पित्त को भी शमन करता है। हाँ, आम बात में क्या होता है? प्रकृति समसंवेत होता है, इसलिए आम बात ठीक हो जाती है। इसलिए आम बात को कहा है साध है। दोषों के गुण आपस में ऐसे जुड़े कि एक को बढ़ाएं तो एक को घट जाता है, दूसरे को बढ़ा दें तो तीसरा बढ़ जाता है, तीसरे को घटा दें तो पहले वाला बढ़ जाता है। इनको कहते हैं प्रकृति विषम संवेत। अर्थात चिकित्सा हम किसी भी ड्रग से करें, अगर वायु के हम रूक्ष गुण को बढ़ा देंगे, वायु के हम तीनों दो तीन गुण है उनको बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कटु तिक्त कषाय रस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण को बढ़ा देगा। और वहां पर वायु जब इनसे बढ़ेगी और उससे भी वायु बढ़ गई, तब वहां पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ेंगे, उधर वायु बढ़ जाएगी और वायु वहां से योगवाही नियम शुरू कर देगी। अब आप क्या करें? एक को घटाया और दूसरा अपने आप बढ़ गया। अब हम कफ की चिकित्सा करेंगे, तो कफ की चिकित्सा में करने के लिए हमारे को कटुतिक्त औषधियों की, कटुतिक्त कषाय औषधियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमने कटुतिक्त औषधियों की देना शुरू कर दिया तो उधर वायु बढ़ जाएगी, और जब वायु बढ़ जाएगी तो उसके गुण, अब हम कहेंगे कि हम तिक्त रस देंगे, आप तिक्त रस दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर कार्यकारी द्रव्य जो बहुत काम करता है डिजीज के अनुसार, हो सकता है उसमें पृथ्वी कर जाए। पहले तो वायु ही करेगी, लेकिन हो सकता है अगर पृथ्वी कर गई तो वहां पर किसी भी स्रोतस में जाकर अगर वायु ने पृथ्वी को वहां रोक दिया, तब वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा
और ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद स्तंभन का कार्य शुरू कर देगी, क्योंकि कसाय रस 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि कसाय रस में वायु होगी, तो कसाय रस 2 प्रकार के कैसे हो जाएंगे बोले सर? तो कसाय रस 2 प्रकार के ऐसे हो जाएंगे कि पृथ्वी के अंदर अगर जल की थोड़ी सी मात्रा ज्यादा है और वायु वहां पर है तब वो शीत कसाय माना जाता है, और अगर पृथ्वी की रुक्षता को, पृथ्वी के अंदर एक गुण होता है खरता, और वो वायु उससे साथ मिली हुई है, तब वो क्या हो जाता है हमारा उष्ण कसाय माना जाता है। और उस स्थिति में अगर हमने किसी को जल मतलब कैसे शीत कसाय दे दिया, वायु अपनी अवस्था को प्राप्त हो गई, तो उसको वहां सुखाएगी, क्योंकि उसका काम है जल का शोषण करना, और वो वहां किसी आर्टरी में उसको ले जाएगी और स्तब्धता पैदा कर देगी, शरीर में पूरे जकड़ाहट पैदा कर देगी, और तब जाके फिर यहाँ पर जो संप्राप्ति है वो बन जाएगी। अच्छा, मैं जो जितना ये इसमें चला जा रहा हूँ, तो मुझे पुराने वालों को डर नहीं है, लेकिन नए वालों का डर है। चलो, ये विकृति विषम संवेद आ गया, उसको भी दूर कर देंगे। विकृति विषम संवेद समझ में आ गया सर? वो आ गया सर। देखो मैं एक सिंपल लाइन में बताती हूँ। भारती मैम सुनो, कहाँ गायब हैं? सभी सुन रहे डॉक्टर साहब, आप बताएं। हाँ देखो, ऐसा मान के चलो कि जब 2 दोषों के सेम गुण बड़े हैं, तो जब सेम गुण बड़े हैं तो उनकी चिकित्सा करना आसान है, क्योंकि जब हम उन दोनों को शांत करेंगे तो दोनों के वही 2 गुण शांत हो जाएंगे, इसलिए वो साध्य हो गए। लेकिन त्रिदोषज में तीनों दोष अलग हैं, तीनों के गुण अलग हैं, और तीनों को बैलेंस करना चिकित्सा का सूत्र क्या है? सम अवस्था में लाना। लेकिन जब सम अवस्था में एक को लाएंगे दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को लाएंगे तीसरा बढ़ेगा, 2 को बैलेंस कर दी तो तीसरा बढ़ेगा। वो विकृति सम संवेद है कि जब हम चिकित्सा करें और हम तीनों दोषों को सम अवस्था में ना लाने पाए, इसी कारण आचार्य ने उसको असाध्य कहा। सर इतना ही कहना चाह रही थी। हाँ, अब विकृति संवेद में कहा कि ये भी साध्य होगा, तब उन्होंने वहां पर उसके कार्डिनल साइन दे दिया, और वो दिया अत वेदनावान ना हो, अर्थात वायु अपने कर्म को सही से नहीं कर पा रही है और उसके गुण इतने बड़े हुए नहीं है जो वेदना को उत्पत्ति करे, तब हम सीधे सीधे पित्त की चिकित्सा उसको शुरू में करेंगे, और शुरू में पित्त की चिकित्सा करके वहां पर जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो रहा है उसको कम करके ऐसे द्रव्य देंगे जो कफ को कम करें। वायु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहा है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जिसमें वेदना ना हो, अर्थात अल्प वेदना हो, वो त्रिदोषज गुल्म साध्य होता है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे चारों तरफ करके घूम रहा है, और उसका नाम है फाइब्राइड। एक्सीलेंट सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवन जी आपको आया? जी सर। लेकिन सर फाइब्रॉइड का एग्जांपल पूछ लो सर। लेकिन सर फाइब्रॉइड में जब हम लेते हैं तो हम मेद को उसका आश्रय मानते हैं, मेद और मांस को आश्रय मानते हैं, और वात का स्थान है। अब जैसे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड मान रहे हैं तो हम वात को वहां सम तो नहीं मानते, पर हम वहां वात को सम की चिकित्सा करते हैं। यही कहना चाह रहे हो ना आप कि वहां वात को हमने सम हर हाल में रखना है, क्योंकि वो स्थान ही वायु का है। लेकिन चिकित्सा हम पहले पित्त की कर देंगे, इन्फ्लेमेशन हटा देंगे, फिर हम कफ को हटा देंगे, अवरोधक संप्राप्ति हटा देंगे, और फिर वायु हमारी सम रह गई, तो हमारा त्रिदोषज गुल्म जो हम मॉडर्न के हिसाब से फाइब्रॉइड माने वो साध्य हो गया। हाँ, जब कोई पेशेंट यहाँ पूछता है, डॉक्टर पूछते हैं, यहाँ पर हमारे वैद्य पूछते हैं कि साहब बहुत तेज ब्लीडिंग होती है, मैं क्या बताता हूँ, भला 10 मूल एरंटेन मिला के पिला दो। हाँ, ताकि वात का शमन, मतलब वात जो है वो सम रहे, और वात का जो निकला, जो भी इकट्ठा हुआ ब्लड है वो ये बला और दशमूल उसको निष्कासित कर दें। निष्कासित कर देगा, वायु को शांत कर देगा, क्योंकि वही धक्का मार के प्रकोपितों को बाहर निकाल ली, तेज स्पीड में निकाल ली। किसी का अगर केस है तो रख लें। हाँ केस सर ले लो सर, है वो केस, ले लो। थोड़ा और रह गया है, सुश्रुत की टीका रह गई है, अभी कल तक का रह गया है इसमें, क्योंकि जो सिस्ट है ना कोई, जैसे कि जो ग्रंथि है, जो आजकल का एक बहुत बड़ा आ गया है, मतलब कहना चाहिए रीनल सिस्ट, ठीक है,
रीनल, ओवेरियन सारी आ जाएंगी ना सर ये उसमें, तो जितनी सारी भी की स्थितियां जितनी हैं, भी सिंपल सिस्ट हैं। संज्ञानात्मक जो गुल्म होते हैं जो इसमें आएंगे, ये सब मैं इसको लपेट के चल रहा हूँ और फिर उसको सबको बताता चलूँ। सर पीसीओडी भी ले लीजिएगा। पीसीओडी भी इसी में ही है। हाँ सर केस ले लो, अभी केस ले लो जिनका सर। केस लेना है एक बार आप ले लें, और फिर लास्ट में ना सर मेरे मामा जी की मेडिसिन फिनिश हो गई हैं, आप उनका फर्दर और बता देना प्लीज। अच्छा ठीक। हाँ लाओ के। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर मैं रखूँ केस अपना कैंसर वाला? सर जो पेशेंट ऑनलाइन है, जो वेट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन है वो उनका ले लेते हैं, अभी है। जी जी जी। आज मैंने ये एक सर केस डाला था सुबह। सीमा जी अपना अपना जो है ना माइक पास में लाओ। जी सर। सर मैं कह रही हूँ सुबह सर मैंने एक ये केस डाला था ग्रुप में। ये 23 साल की महिला है और सर ये मेरे पास वैसे कंप्लेंट लेके आई थी श्वेत प्रदर की, और रात्रि में इनका यूरिन आउट मतलब टेंडेंसी ज्यादा था। सर बाद में हिस्ट्री लेने में पता चला कि अम्लपित्त की इनको हिस्ट्री थी और प्रतिशाय भी बचपन से था। हाथ पैरों में जलन काफी टाइम से थी। फिर सेकेंड उसमें इन्होंने बताया कि इनकी 1 साल पहले 2021 में ये स्लिप कर गई थी, तब एमआरआई कराया था तो उसमें डिफ्यूज पोस्टीरियर डिस्क बल्ज आया था। तब से इनको स्टेरॉइड पे रखा हुआ है करीब 4-5 महीनों से डॉक्टर्स ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने, और पूरा बेड रेस्ट बताया था। तो सर पहले मैंने इनकी अम्लपित्त की संप्राप्ति समझ के, और इनका आहार विहार सर बहुत डिस्टर्ब था, पूरा का पूरा खाना पीना सोना जगना सर बहुत गड़बड़ था, वो सब बताया था। तो उसके बाद इनको मैंने सर जो जो प्रिस्क्रिप्शन में दिया था 26/5 में, मतलब 26 मई में, तो उसमें निम्बादी स्वर्ण गैरिक लवण भास्कर स्फटिका त्रिभुवन कीर्ति एरेंटिल आरोग्यवर्धिनी एम्लिक्योडियस और पटोल मूलादि कषाय और बालू का श्वेत बताया था, क्योंकि पैरों में इनके बहुत ज्यादा दर्द था, बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी। फिर सर फिर 10-15 दिन बाद सर जब ये आई तो अम्लपित्त में ही इनको मतलब इनको आराम था, बाकी सिम्टम्स में ज्यादा आराम नहीं था। धीरे धीरे इनको स्टेरॉइड की डोज मैंने टेपर करने को बोली थी और पेन किलर तब लेने को बोला था जब बहुत ज्यादा दर्द हो। फिर सेकेंड उसमें सर मैंने इनको लक्ष्मी विलास रस, त्रयोदशांग अजमुदादि आरगवदादि स्वर्ण गैरिक और मेथी दाना चूर्ण बताया। सर ऐसे बीच बीच में आती थी तो थोड़ा बहुत मैंने इनको चेंज करते रहे। स्टेरॉइड सर इनकी अब बंद हो चुकी है। और सर बीच में मुझे क्या लगा कि इनको आमवात की संप्राप्ति है, तो मैंने उस हिसाब से किया था। फिर जब मुझे ये पता चला कि डिस्क बल्ज है ऐसा, तब सर मैंने इनको ये कनका वासा मंजिष्ठा और क्या कहते हैं शिलाजीत ये सब ऐड किया, तो सर इनको पेन में थोड़ा सा तो आराम हुआ पिछले मतलब 20 दिन पहले करीब। और बृहदवाद चिंतामणि रस, पंचामृत लौ गुगलू, शतावरी मुक्ता शुक्ति प्रवाल पृष्टि और शुद्ध स्वर्ण गैरिक। लेकिन सर अभी जब ये इस बार आई तो ये बता रही हैं कि इनको लास्ट मंथ 3 बार पीरियड आए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई, और सर स्टेरॉइड अभी छोड़ चुकी है लेकिन इनको पेन में आराम नहीं है, ये सब दवाइयां लेने के बाद। सर अब आप सर उनसे पूछना चाहेंगे? सना जी आप अपना हेलो, सना जी हेलो, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? हाँ सर वही अभी दवा तो करे लेकिन दर्द में भी आराम नहीं है, दर्द तो प्रॉपर बना हुआ है जी। कमर से लेके पूरे पैर में जो है दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, हमारे डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आप पूछे वो बताएं। कौन लेंगे हिस्ट्री? पवन जी आप हिस्ट्री लो। सर बच्चे पास में पढ़ रहे हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा सूरज जी आप ले आप ले लो हिस्ट्री। बाकी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ सर, इनको डिजेनरेटिव चेंज है ना रुक्सता की वजह से हुआ, क्योंकि स्टीरॉयड भी बहुत ज्यादा था, वायु का प्रकोप ज्यादा रहा, और वो जो धातु अक्षय हुआ गिरने की वजह से, उसकी वजह से वात प्रकोप ज्यादा हुआ। निशा जी आप लो हिस्ट्री जरा। सर मैं खाना खा रही थी। अच्छा चलो आप खाना खाओ।
सर हिस्ट्री में इनके मेनली तो एवीएन ही निकल के आ रहा है, डिस्क बल्ज क्लियर है, अम्लपित्त और प्रतिशय मैम ने ठीक कर दिया, स्टीरॉयड से बाहर आ गई हैं। अब दर्द तो पेशेंट का धीरे धीरे ही जाएगा जो ये कह रही हैं। तो कौन लेगा हिस्ट्री? हिस्ट्री लोग कोई एक लोग लो हिस्ट्री। नाम बताओ बेटा अपना। प्रणाम है। सना है। सना, उम्र बताइए। 23 सर। 30 ये 23? 23। ओके, कब गिरी थी? हमको तो गिरे 1.5 साल हो गया, हम पिछली बार फरवरी में ही गिरे थे। फरवरी में गिरे थे, क्या पानी के ऊपर स्लिप कर गए थे? हाँ, ऐसे पानी पड़ा हुआ था थोड़ा सा, उसी पे हम स्लिप कर गए थे। अच्छा, और अभी जब से ये मैडम का ट्रीटमेंट लिया है तब से कितना रुपए बोलोगे कि ठीक है? मैम अभी तो बीच में आराम हो जाता है, फिर दर्द वैसे मैम मैम इस बार पीरियड है तीसरी बार, तो दर्द इस बार बहुत ज्यादा है। उधर तो बीच में थोड़ा सा आराम लग रहा था दर्द में। और इस महीने में अब की बार 3 बार वही परेशान हो गए कि आखिर क्या पता दवा की वजह से हो गया, क्यों हो गया। इस बार महीना 3 बार हुआ? तो मतलब आवाज कट रही है मेरा बहुत टाइट था। वॉइस क्लियर आ रही है सबको? 2 तारीख को, 11 तारीख को, और फिर से आ गया 23 को। डॉक्टर सीमा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बता रही हैं, क्लियर नहीं है हमें, आप बताइए। जी मैम, मेंस्ट्रुअल में लास्ट मंथ इनको अभी 3 टाइम्स हुआ है। 3 टाइम्स पीरियड हुआ है इन अ मंथ में मैम। 10-10 दिन के गैप पे करीब हुई, ब्लीडिंग कमी है लेकिन हुआ 3 बार है। 10 डेज। उस टाइम दवाई क्या चल रही थी आपकी? मैम अभी लास्ट 20 डेज से मेरी जो चल रही है वो है कनकावासा मंजिष्ठा और शिलाजीत प्लस बृहदवाद चिंतामणि। महाविष गर्भ तैल इनको मैंने उसके लिए दिया था, एरंड पत्र पे लगा के सेकने के लिए। मैम वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम है। शतावरी मुक्ता शुक्ति प्रवाल पिष्ट शुद्ध स्वर्ण गैरी इतनी चल रही है मैम। सना जी, आपने स्टेरॉइड छोड़े हुए कितना दिन हुआ आपको? हेलो, स्टेरॉइड मैम 20-25 दिन से बंद कर चुकी हूँ। 25 दिन। स्टेरॉइड एकदम से छोड़ दिया था या धीरे धीरे करके छोड़ा था? नहीं मैम, धीरे धीरे करके, पहले आधा का आधा किए फिर छोड़ दिए। इस बार से आप टेपरिंग कर। जीभ दिखा दो बेटा एक बार। मैम जीवा अभी निराम है, मैंने देखा था उस दिन। अच्छा, और एचबी? मैम एचबी अभी रिसेंट ही गिरा है, वैसे एचबी मैम ठीक था इनका। अभी खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है छाती में? हाँ नहीं मैम, जलन नहीं तो हो रहा है, अभी हाथ पैर का भी जलन थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन मैम दर्द से नहीं आराम हो रहा है। अच्छा, और जो डिस्चार्ज पैर तक, एक पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द है। कौन से बाएं पैर में दर्द बहुत ज्यादा है, बाएं में और कमर में। खाना कैसा खाती हो? अभी जो मैडम ने बोला वो सब ठीक कर लिया खान पान? हाँ मैम अभी तो ठीक कर दिए, बीच में थोड़ा हमने परहेजी कर दी थी, लेकिन फिर अभी तो ठीक है, फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। अभी कोई छाती में जलन, आंखों में जलन, सब में फर्क है? हाँ नहीं मैम, आंख में जलन नहीं थी, सिर्फ हाथ में जलन थी बस। जहाँ कमर तो में अभी चोट नहीं हो रहा, इतना जलन नहीं है, पहले से कम है। नहीं तो पहले हमेशा ऐसे गरम गरम लगा करता था। ऐसे ज्यादा तेज नहीं गिरे थे, ऐसे फिसल के हम बैठ गए थे, एकदम पैर सीधा हो गया था और हाथ से टेक लगा के बैठ गए थे। वहाँ पे जलन होती है? वहाँ नहीं हम जलन नहीं होती है, नहीं हम जलन नहीं होती है वहाँ पे, और वहाँ पे दर्द भी चोट लगी थी। नहीं हम जलन नहीं होती है वहाँ पे, सिर्फ दर्द। सुबह जब उठती हो तो कमर अकड़ी हुई होती है या शरीर अकड़ा हाँ हुआ होता है? कमर पैर सब अकड़ा हुआ रहता है, फिर थोड़ा हाथ पर छिड़कते हैं, चलते हैं, तब जाके थोड़ा नॉर्मल होता है। लेकिन नाम ऐसे मतलब ऐसे भचक भचक के चल रहे हैं काफी टाइम से। शुरू शुरू में तो था ऐसे रहता था कि पहले अकड़ा रहता था, चलते फिरते तो सही हो जाता था काम करते करते अपना, और अभी हर टाइम पूरे टाइम दर्द भी बना रहता है, पूरे टाइम चलते भी ऐसे ही। ठीक है सर, आप पूछ लो अब।
अच्छा हरिओम सर। हाँ हाँ जी। हाँ, चलो मैं मेरी आवाज बेकार हो जाएगी। अब मैं देखता हूँ खोल के वीडियो। आ रही है आवाज? ठीक आ रही? आ रही है, ठीक आ रही है सर। तो आप ये मुझे बताओ कि जब आप उठते हो तब दर्द होता है, मतलब उठने का मतलब बैठ गए तब दर्द होता है, या? हाँ हम उठते बैठते इस वक्त दर्द बराबर बनना हुआ है सर। अच्छा ठीक। खाना पीना आपका डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया? हाँ मैम। हाँ सर। ठीक। अच्छा ये जो आपको हाथ पैरों में जलन होती थी वो हाँ कम हुई हाँ है? सर अभी कम है थोड़ा। अच्छा, जो आपको मेंस पे आप पहले होते नहीं थे, या इसी बार 3 हुए हैं, 3 बार हुए? नहीं सर अभी तक तो नॉर्मल था, अभी इस महीने से जो है थोड़ा वो हुआ है 3 बार। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने बता ही दिया कि सुबह उठ के जकड़ाहट होती है। अच्छा, जब काम करना शुरू करते हैं तब जकड़ाहट जो है कम हो जाती है अपना? हाँ पहले कम हो जाता था सर, अब नहीं हो रहा है। जब शुरू शुरू में जो है ये दर्द हुआ है, गिरे थे तो नॉर्मल हो जाता था काम करते करते, लेकिन अभी दर्द बना रहता है चलते फिरते लेटते बैठते, यहाँ तक कि करवट लेने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है। थी पिछले दिनों से कितने कितने दिनों से थी ये दिक्कत? सर हमको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए? 1.5 साल से पिछले साल हम फरवरी में ही गिरे थे। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, हाँ आप 6 महीने में ठीक होगी। हाँ सर। 6 महीने में ठीक हो जाओगी। हाँ और ठीक है 6 सर। महीने में आपको परहेज, अब मुहर्रम आ रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं है, आप हाँ मुहर्रम सर। की जितनी भी, आप मुहर्रम आ रहे हैं तो आपको मुहर्रम की जितनी भी रस्में हैं वो निभाएंगी। बाकी आप अपने खाने की कोई रस्म ना निभाएं। खाने में आपको वही खाना है जो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है, पहली चीज। ठीक है सर। दूसरी चीज, आप किसी भी हाल में अपना परहेज अगर तोड़ें तो आप डॉक्टर साहब को बता देना कि मैं परहेज तोड़ रही हूँ। वो उनका काम है, फिर वो आप पे क्या मतलब कहेंगे कि करें परहेज, मतलब कहना चाहिए एक आध दिन छूट, एक आध बार अगर हो रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रूटीन में 2-3 बार मत लेना। कोई भी चीज रूटीन में 2-3 बार मत लेना। खासकर ठीक है मुहर्रम आ सर। रहे हैं, सब लोगों के घर त्योहार होते हैं, हम भी अभी ये रक्षाबंधन भी है, मुहर्रम भी है, और सब धर्मों के त्योहार हैं इस महीने, आगे जाके ये अगस्त में। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको मन करता है तो थोड़ी बहुत चीज जो आपको मना की जाएगी वो थोड़ी सी खाएं और उसको छोड़ दें। बाकी जो आपका रोज का खाना अब सेट किया है डॉक्टर साहब ने, उसको आप लें, पहली चीज। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ठीक होने का जो मतलब कहना चाहिए 40% पार्ट है, 40% पार्ट है वो आपके परहेज पे टिका हुआ है। 60% पार्ट जो है वो मेडिसिन पे टिका हुआ है, तब मिला के 100% होगा। अब आपको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठाना है कि मैं दवाई खा रही हूँ तो दवाई ही सब काम करेगी। मैं अपने परहेज करूंगी तब मेरी दवाई काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। और फाइनल, मैं और भी आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आपको फाइनली जाके इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा अगर आपने आयुर्वेद को सही से फॉलो नहीं किया, आप इससे ठीक अपने परहेज के कारण नहीं हो पाई, तो फिर आपको ऑपरेशन में जाना पड़ेगा। और वहां पर होगा क्या, वहां पर फिर ऑपरेशन में आप जिंदगी भर को चारपाई पे लेट जाएंगे, क्योंकि वहां पर फिर कुछ नहीं होता है। वहां पर फिर 1 महीने के बाद सब कुछ डिस्चार्ज कर देंगे, चल के आप अपने घर आएंगे, और 1 महीने के बाद फिर आप चारपाई पे लेट जाएंगी। और फिर जल्दी कोई उठा तो फिर भी हम देंगे आपको, आप चिंता मत करो, फिर भी हम उठा देंगे, लेकिन फिर आपको उठाने में फिर 3 साल लगेंगे। तो इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने परहेज पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप जो है आराम से निश्चिंत होकर दिमाग में बिल्कुल एकदम पॉजिटिव थिंक लेके कि मैं परहेज करूंगी और दवाई खाऊंगी और ठीक होंगी, इसको साथ में लेके अब आप जो है लीव हो सकते हो। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, वो आपको दवाइयाँ और जो भी कर्म करना, जो भी पंचकर्म उन्हें करना होगा वो कर देंगे। ठीक है? सना अब जी आप आप लीव कर जाइए। जी सर। सना जी जी वहाँ डॉक्टर, ऊपर लीव का ऑप्शन होगा, लीव कर जाइए उस पर लीव। जी सर। ठीक है सर।
बाहर चलिए। जी सर बताइए। अब डॉक्टर साहब इसमें है क्या कि इनका सबसे पहले चीज तो आपने जो ड्रग दिए थे ना वो एकदम तीक्ष्ण करके दे दिए थे, उसने पित्त तो थोड़ा सा बढ़ा दिया था है। हाँ, उसने पित्त बढ़ा दिया था। आपको वो चारों वर्ष थे इस समय प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। इस समय जितनी भी चिकित्सा करनी थी वो हम जो करते वो कफ पे चिकित्सा करते थे इसकी। और कफ की चिकित्सा का मतलब आम की और कफ की चिकित्सा एक जैसी हो जाती है। तो हम उसमें 3 ड्रग मेन रूप से आप इनको दें, एक आम्बातारी, अजमुदारी और पंचकुल चूर्ण। अगर कोई और इसमें ट्रीटमेंट बताना चाहे तो वो बताएं। मैंने ये 3 बता दिए, बाकी का ट्रीटमेंट आप लोग बताएं। मैं अब क्योंकि हर केस को मैं ही थोड़ी ना सॉल्व करूँ। सर एक चीज बताऊं सर, जब भी मेरे पास पहली बार आई थी तो मैंने इसको आमवात का समझा था केस, और मैंने सर इसको करीब 10-12 दिन ये दिया था सर। ये आमवात का समझ के त्रिभुवन कीर्ति के साथ आमवातारी अजमोदादी। इसको हटाना ही नहीं है। आम्बातारी, अजमुदारी, पंचकुल तीनों नहीं हटाने। जी सर जी। कोई भी ड्रग चेंज हो सकता है, ये 3 नहीं होंगे। पंचकोल यहाँ पर अम्लपित्त को नहीं बढ़ाएगा ना। मैं बताऊंगा कैसे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसे मरीजों में जो अम्लपित्त होता है उसमें कफ का संसर्ग होता है, और वही कफ का संसर्ग वहां जाके उसको स्तब्धता पैदा कर रहा है, जकड़ाहट पैदा कर जी। एरन तेल बढ़ा सकते हैं? अभी नहीं। अभी हम एरन तेल एकदम नहीं देंगे मरीज को, ठीक है। ये तीनों ही जाके हमारे कोष्ठ पे भी काम कर जाएंगे, और जहां उसको कॉन्स्टिपेशन होगा उस पे भी काम करेंगे, और आम का पाचन भी करेंगे। इसलिए एरन तेल को बाद में देखेंगे जब वायु जो है बढ़ेगी। और एक चीज पता है, पेशेंट का शुरू में अभी दर्द शांत होगा समन चिकित्सा में, जैसे ही हम इसका पोटली शोध कराएंगे दर्द बढ़ेगा, और जैसे ही दर्द बढ़ेगा हम समझ लेंगे कि अब यहाँ पर वायु अपनी निराम अवस्था में है, कफ चल चुका है, जा चुका है। यहाँ पर निराम अवस्था में मतलब उसका कोई ऊपर से अब रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और क्योंकि पूरे शरीर में आम का जो है वो संप्राप्ति बन चुकी है, तब वहां पर जो है हम फिर स्थानीय लेवल पे उसकी कटी बस्ती है, उसको ये सब एरन तेल से है, या एरन तेल की मालिश है, या फिर कोई दूसरा वासनाशक तेल है, और वासनाशक तेल के साथ में स्निग्ध जो है, साथ में स्निग्ध स्वेद भी करेंगे। और कभी अभी शुरू में रूप से स्वेद करना है उसका। तो डॉक्टर साहब अब मैंने, चलो हाँ बताओ, कोई बताओ, चलो मैंने रूप स्वेद भी बता सर इसमें, हाँ मैं बताती हूँ सर। त्रयोदशांग गुगुल देंगे सर, रस राजेश्वर रस देंगे, और इसमें हम अश्वगंधा रिष्ट और दशमूला रिष्ट देंगे, क्योंकि बार बार पेशेंट को इस बार पीरियड्स 3 बार हुए हैं, तो हमें जो लीन कफ के अवरोधक संप्राप्ति है उसको भी वहां तोड़ना है, जो आमवतरी पंचकोल अजमोदा तोड़ देगा। और पंचामृत लौह गुगुल त्रयोदशांग और रस राजेश्वर देंगे, जो एवीएन पे काम करेगा। रूक्ष स्वेद देंगे। महाविष गर्भ तेल तो मैम ने दे ही रखा है। और सर एक जो आप पहले बताते हो कि जीवन त्यादी घृत, वो एवीएन के लिए वो देंगे सर अब? मेरी आवाज नहीं आई? हाँ आ गई। अच्छा आ गई। ये काम करो। हाँ जी। इसको 2 जगह से 2 हो रहा है। और सर इसके अतिशय की वजह से उसने 2 बार बोली है ये बात कि मेरी कमर में तो दर्द चलो वो भी है, लेकिन वाइट डिस्चार्ज भी है, तो कफ तो बिल्कुल क्लियर नजर आ ही रहा है। और जब वो, इसीलिए उसको 3 बार जो ब्लीडिंग हुई वो वासाकन का मंजिष्ठा की वजह से, जब वो खुल गए तो ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, यही कह रहे थे ना आप? हाँ वही था। उसको कनका मंजिष्ठा भी मत देना उसको, हम केवल अभी वो कराते हैं, ठीक है। तो ये रसराइस और रस देना उसको। जी सर। त्रियोदशांग गुगुल देना। जी।
महायोगराज गुग्गुल नहीं, योगराज गुग्गुल है। जी सर है। हाँ, महायोगराज मत देना, योगराज देना। हॉस्पिटल सप्लाई वाला ही दे दो सर बाहर से। वो तुम देख लेना कैसा वहां आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ठीक ठीक। ठीक है। जी सर। और इसकी जो मतलब जहाँ डिस्क बल्ज है वहां पर केवल जो है वो रूप से स्वेद कराना। जी सर। सर क्या मैं इसको वो दीमक की मिट्टी और वो वाला करा दूं, भट्टे की राख वाला? हाँ हाँ, वो भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इनको बताया था स्टार्टिंग में, मैं बालकों से इनको वैसे कराया तो था। हाँ वो बताया था, वो तो बढ़िया है, लेकिन वो एकदम बहुत जल्दी जो है इस असर डाल देगा उसको। और 15 दिन नहीं कराते, फिर उसको ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन कराते हैं। नहीं सर उसको नहीं किया है, तो उनको मिल नहीं पाया था, तो बालू का स्वेद ही किया था। हाँ, तो 10 से बाल को 15 स्वेद करेंगे तो अच्छा है। ऐसा है ना, वो जो चीज होती है ना उसको आराम नहीं बहुत, मिला। हाँ वो होती है, वो बहुत फास्ट काम करता है। ये दीमक की मिट्टी, भट्टे की राख, ठीक है, तो ये एक हफ्ते बहुत के लिए ज्यादा सर उसको फास्ट काम। सर यहाँ मुझे मिल जाएगी तो उससे एक हफ्ते करा दूं? हाँ, 7 दिन करा देना। ठीक ठीक। सर इसमें लक्ष्मी विलास जोड़ें क्या? मैम उसको करीब 10 दिन खिला चुकी हूँ मैं पहले। नहीं, लक्ष्मी विलास रस नहीं जोड़ेंगे इसमें। अच्छा, और वो जो मैं कह रही थी अश्वगंधा रिष्ट और दशमूला रिष्ट? हाँ, दसमूला रिष्ट, अब दसमूला रिष्ट आप जो है उसको जोड़ सकती है, और साथ में जो शतावरी का कल्प वो दे दो। हाँ ठीक है। वो चल रहा है सर इसमें थोड़ा कषाय औषधियां नहीं जोड़ेंगे सर? है, कषाय औषधियां नहीं जोड़ेंगे सर इसमें? कषाय, कषाय रस। अरे वहां स्तंभन तो वैसे है, तो कषाय कैसे जोड़ दें? कषाय का मतलब कषाय रस युक्त या काढ़ा? कषाय रस युक्त औषधियां ना, स्तंभन पैदा कर देगी वहां। तो जो अशोका रिष्ट सर। एक मिनट। जो 1 महीने में 3 बार ब्लीडिंग हुई थी वो किस वजह से हुई थी? वो पित्त बढ़ गया था, उन्होंने सब जो औषधियां जो दी थी वो रिष्ट दे दी थी। अब हमें देना पड़ेगा ना कषाय, ताकि वो फिर से ब्लीडिंग ना हो। है, ताकि वो फिर से ब्लीडिंग ना हो, तो कषाय रस तो देना उचित होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर। कषाय रस अगर हम दे देंगे तो हमारी कोई दूसरी संप्राप्ति फिर वो भंग नहीं होगी। हम दोनों काम इसी से कर देंगे। तो शतावरी है, मुक्ता है, ये स्वयं पित्त को शांत कर देंगे, तो जलन और पित्त अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जैसे चोट लगी, डिस्क बल्ज हुई, हमने जो पित्तवर्धक आहार विहार किया, तो डिस्क से भी बल्ज होना स्वाभाविक है, आसानी से हो जाती है। जब पित्त बढ़ जाता है तो डिस्क बल्ज हो जाती है। तो जब वहां पर औषधियां देते हैं तो डिस्क फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में चली आती है, वापस हो जाती है। तो कषाय औषधियां तो अपने आप फॉर्म में वापस लेके आती हैं चीजों को, कोशिकाओं को, मसल्स को। तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? अभी नहीं कर सकते। कषाय रस मत अभी नहीं करना है हमको। बॉडी के अंदर स्तंभन पैदा ही नहीं करने हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ही वायु स्तंभ को प्राप्त है। जी जी। पृथ्वी महाभूत है उसके अंदर भाई। ओके जी सर, ठीक है सर आलोक सर ये कह रहे हैं कि कषाय रस से वो कहना चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर वो वहां पे रिलैक्स होके शिथिलता के वजह से वो बाहर आ गई हैं बल्जिंग, तो अगर कषाय रस देंगे तो वहां की जो मसल्स या जो सर कह रहे हैं कि स्रोतस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और शायद वो अपनी जगह पे दोबारा चले जाएंगे। ऐसा ऐसा शायद आलोक सर कहना चाह रहे हैं। लेकिन वहां पर वो लेडीज बता रही है 3 अरेस्टों से उसके साथ में जो है वो ये घटना घट गई। 3 बार ब्लीडिंग हो गई। अब अगर हम उसको रोक रहे हैं तो रोकने का मतलब हमारा पृथ्वी रस नहीं होता है कि हम पृथ्वी और वायु का जो ड्रग देंगे। हमारे वहां रोकने का मतलब होता है कि जो पित्त बढ़ा उसकी संप्राप्ति हम कहाँ से बंद करें, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इतना करो। शतावरी कल्प आपने बोला, और फिर शतावरी, बोला हाँ, दशमूला, शतावरी, मुक्ता और वो क्या कहते हैं, प्रवाल, ये देते रहे। प्रवाल पंचामृत ना सर? हाँ, और रूप शोध कराए, अभी बाल का शोध से ही रूप शोध कराए ताकि वहां का कफ हटे। ठीक है। ठीक सर। जी सर। हाँ, क्योंकि 2 जगह है, 2 जगह संप्राप्ति है, तो उसको एक जगह तो हमको पहले तो कफ ही हटाना पड़ेगा। वरना अगर हम अगर ये देंगे तो पित्त भी साथ में बढ़ रहा है और उसके साथ में ये भी हो रहा है। तो पहले कफ को शांत कर दें, अम्ल पित्त की संप्राप्ति थोड़ी कम कर दें। कम करने का मतलब उसके पित्त के गुणों को भी कम करें। और पित्त के गुणों कम करके लेडीज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर
कहीं पर ये सब चीज आपके सामने आती है ना, तो वो घबरा जाती है। सब कुछ होता रहे, दर्द सहन करती रहेगी, जहां पर ये सब चीज आएगी फिर आपको छोड़ देगी। कि मेरे को तो गायने की दिक्कत होना शुरू हुई इससे। सर एक और प्रश्न था कि जैसे हमने ये तीनों गुगुल दिए और रस राजेश्वर भी दिया, तो क्या इससे पित्त की वृद्धि का भय तो ना होगा? तीनों गुगुल दिए सर, 2 गुगुल दिए और एक रस योगराज, राजेश्वर। हाँ योगराज गुगुल मैंने इसलिए दिया है कि योगराज गुगुल को आमावस्था में, महायोगराज गुगुल को आमावस्था में नहीं देते हैं। नहीं, वो ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि गूगल के प्रयोग से क्या पित्त की वृद्धि होने का भय तो नहीं रहेगा? पित्त की वृद्धि हो जाए, लेकिन पित्त का कोई गुण तो नहीं होगा जो बार बार उसको ये थोड़ी सी हमने जो है उसको औषधियां दी पित्तवर्धक की, उसने जो हाँ। है वो रक्त को ही दूषित करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो इससे ये होगा कि जो ये पित्त का उष्ण अंश होगा ये उस कफ को लीन करके निकाल देगा, ऐसा सोचेंगे? वो तो करेगा ही। अच्छा, ठीक है सर। मेन रूप से हमको ये चीज मिल रही है कि उसमें डिस्क हुई है, वहां पर कफ की संप्राप्ति बनी हुई है। अब एबीएन की संप्राप्ति एक तरह से तो मैंने आपको समझा दी कि वो अस्थि मज्जागत बात है, लेकिन यहाँ पर दुंदज जो है वो बल्कि तीनों दोष एक साथ में है, और वो कहीं पर कुछ काम कर रहा है, कहीं पर कुछ काम कर रहा है। मेन वायु है उसमें लगी हुई है, लेकिन उसने एक जगह अपनी संप्राप्ति बनाई कि मैं सीधे सीधे आपको एबीएन क्रिएट करती हूँ, एक जगह सीधे डिस्क बल कर रही हूँ। हाँ सर, अम्ल पित्त में पित्तो प्रतिशय कफ और ये वायु, सच सही बात है, तीनों ही हो गए दोष। सर इसकी पता कि कसाय रस लेने से कफ खत्म हो जाएगा वहां पर, शायद मैंने इसलिए कहा था कफ है। हाँ, कसाय रस लेने से कफ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी महाभूत बढ़ गया और कहीं वो पृथ्वी महाभूत सुखा दिया वायु ने, तो दिक्कत हो गई। जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है फिर है, अब किसी का और क्या केस है वो कर लेंगे। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। ठीक है सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। बस हेलो सर, एक बार रिपीट कर दो सर। आमवातारी रस अजमोदादी पंचकोल। सर पंचकोल अगर चूर्ण नहीं है तो पंचकोल आसव दे दूं? हाँ पंचकोल आसव दे दो, लेकिन पानी में खूब मिला के देना। ठीक। रस राजेश्वर सर 2 गोली देनी है कि 1? हाँ अभी 2 गोली सुबह शाम देना। ठीक। त्रयोदशांग 2 बीडी, योगराज गुगलू 2 बीडी और बालू का श्वेत और शताब्दी कल पूरा का पूरा योग। इतना सर 15 दिन के लिए सर दे दूं अभी, फिर 15 दिन बाद आपको बताऊं? हाँ 15 दिन को दे दो, फिर उसके बाद 15 दिन सिखाई करवाना उसकी 15 दिन को। जी ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर, प्रणाम सर। ठीक।